चलिए मैम आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस आप लोगों के लिए जीके डीएस से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आप सभी स्टूडेंट के लिए जो लोग भी एसएससी सीएचएससी का एग्जाम लेने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी सीएचएससी का आपको प्रीवियस ईयर मिलेगा। अपने यहाँ पे आपको एसएससी एमटीएस का भी प्रीवियस ईयर मिलेगा। तो एसएससी सीएचएससी और एसएससी एमटीएस और सीजीएल इन तीनों में आपको प्रीवियस ईयर जो है 20 क्वेश्चन जो मैं लेकर आई हूँ इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसका नोट जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि गाइस नोट बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर है तो ये तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज नोट जरूर बनाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। आपको इसी बेस जो है वो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको इस चीज का अंदाजा भी होगा कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस लेवल पे आने वाले हैं, ये आपको पता चलेगा, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर है और प्रीवियस ईयर से हमें यही पता चलता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो प्लीज इसका नोट जरूर बना लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। एंड चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। उस लेकिन एक छोटी सी बात ये है गाइस कि प्लीज इस वीडियो का टारगेट 100 लाइक्स है, तो प्लीज इसे जरूर कंप्लीट करिएगा 100 लाइक्स। बस इतना ही छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तो प्लीज इसे जरूर कंप्लीट करिएगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वेद में तंत्र मंत्र जादू टोना का वर्णन किया गया है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो बताइए कौन सा ऐसा वेद है जिसमें आपको तंत्र मंत्र और जादू टोना मतलब इसका वर्णन किया गया। तो ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि तंत्र मंत्र और जादू टोना का जो वर्णन किया गया है वो अथर्ववेद में किया गया, और ये इसलिए किया गया कि इसका उपयोग जो है वो बुरी शक्तियों में और या फिर बीमारियों को दूर करने के लिए जो है इसका उपयोग किया गया है। और याद रखिएगा तंत्र मंत्र और जादू टोना का जो वर्णन किया गया है वो आपका अथर्ववेद में किया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके एसएससी सीजीएल के 2008 के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऋग वैदिक काल की नदी जो है अस्कनी का आधुनिक नाम क्या है। यानी कि ऋग वैदिक काल में इस नदी का नाम अस्कनी था, ठीक है, जो कि अभी जो आधुनिक जो नाम है वो क्या है। ये आपका एसएससी 2019 में पूछा गया है। तो बताइए कि आधुनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी सतलज या ऑप्शन डी व्यास। तो गाइस याद रखिएगा ऋग वैदिक काल की जो नदी थी अस्कनी उसका अभी आधुनिक नाम जो है वो है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर चिनाब। और गाइस आप ये देख सकते हैं ये सब आपका प्रीवियस ईयर है, इसीलिए मैं बार बार बोलूँ कि प्लीज नोट जरूर बना लीजिएगा। अगर बात करें सतलज नदी का, तो जो सतलज नदी का आधुनिक नाम था वो था सुतोद्री, ठीक है। और अगर बात करें आपका व्यास नदी का, जो व्यास नदी का जो था वो था बिपाशा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोग भूले नहीं, क्योंकि ये सब पूछता रहता है, जरूरी नहीं कि आपसे सिर्फ चिनाब का पूछे। तो याद रखिएगा तो चिनाब का था वो था अस्किनी, व्यास का जो है वो विपाशा और सतलज का सतोद्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि कश्मीर घाटी इनमें से किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है वो स्थित है। और ये आपके एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। तो ये पूछ रहा है कि कश्मीर जो हमारी घाटी है वो किन दो पर्वतों के बीच जो है वो हमारा स्थित है। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए वृद्ध हिमालय तथा पीर पंजाब, ऑप्शन बी वृद्ध हिमालय तथा जासकर श्रेणी, ऑप्शन सी काराकोरम तथा लद्दाख या ऑप्शन डी लद्दाख तथा जासकर। अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वृद्ध हिमालय तथा पीर पंजाब, ठीक है। तो कश्मीर घाटी जो है दो पर्वत श्रेणियों के जो मध्य स्थित है तो वो है वृद्ध हिमालय तथा पीर पंजाब। ऊपर में आपका वृद्ध हिमालय आएगा और नीचे की तरफ जो आएगा वो आपका पीर पंजाब आएगा, ठीक है। इसी की बात करेंगे, ये जो आपका इस तरीके से मैप है, जो आपका यहाँ पे कश्मीर है ऊपर आपका जो है वृद्ध हिमालय आएगा और नीचे आपका यहाँ पे पीर पंजाल आएगा, इस तरीके से है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले।
तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि इनमें से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये कितना इंपॉर्टेंट है जैसा आप देख सकते हैं, ये एसएससी सीजीएल के 2017 में पूछा, ये एसएससी सीजीएल के 2017 में और एसएससी के 2008 में भी ये क्वेश्चन पूछा। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप देख सकते हैं। तो इनमें से जो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किस पर्वतमाला को जो है वो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए सतपुरा, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट या ऑप्शन डी पूर्वी घाट। तो वैसे याद रखिएगा जो सह्याद्री के नाम से जिसको जाना जाता है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पश्चिमी घाट को जो है वो हमारा सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें पूर्वी घाट का तो वो हमारा महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सह्याद्री को जाना जाता है पश्चिमी घाट को और महेंद्रगिरी को जो जाना जाता है वो पूर्वी घाट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि इनमें से किस राज्य की यानी कि फोल्क डांस जो हमारा है वो लोक नृत्य कला शैली तमाशा है। और ये एसएससी 2011 में पूछा गया। तो बताइए कि जो फोल्क डांस है वो तमाशा जो फोल्क डांस है वो हमारा किस राज्य का है। तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी पंजाब। वैसे याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर महाराष्ट्र। ठीक है, तो जो फोल्क डांस है तमाशा ये महाराष्ट्र का है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। तो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 13 या ऑप्शन डी 18। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 15 महिलाएं सदस्य थी। ठीक है, याद रखिएगा भारतीय संविधान में जो कुल महिलाएं सदस्यता थी वो 15 थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि भारत की आजादी के बाद आरंभ की गई पहली बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है वह कौन सी है। तो यहाँ पे अगर आपसे ये बोलता कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तो ये याद रखिएगा वो दामोदर नदी हो जाता जिसपे हमारा नदी घाटी परियोजना है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। लेकिन आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला कि सबसे बड़ी, ठीक है, भारत की आजादी के बाद जो आरंभ की गई बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये ध्यान दीजिएगा कि बड़ी उद्देश्य बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ये दामोदर नदी घाटी नहीं होगा, तो ये याद रखिएगा। तो बताइए कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए टिहरी बांध, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी इंदिरा सागर बांध या ऑप्शन डी कल्लई बांध। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, हीराकुंड बांध। और याद रखिएगा जो दामोदर नदी घाटी का परियोजना का निर्माण हुआ था वो 1948 में हुआ था और जो हीराकुंड बांध का हुआ था वो 1947 में हुआ था। लेकिन ये बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, ये बस ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि भीमबेटका गुफा जो है वो किस राज्य में स्थित है। बताइए भीमबेटका जो गुफा है वो किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी ओडिशा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश राज्य में जो है वो हमारा भीमबेटका गुफा जो है वो स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी मृदा धान की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। यानी कि धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है वो बहुत ज्यादा उपयुक्त है जिसमें धान की खेती बहुत ज्यादा होती है। तो ऑप्शन ए लेटेराइट मृदा, ऑप्शन बी जलोढ़ मृदा या ऑप्शन सी काली मृदा या ऑप्शन डी लाल मृदा। गाइस ध्यान रखिएगा जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो धान की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है और जलोढ़ मिट्टी को आप एक और नाम से भी जानते हैं, इसका अगला नाम है कछारी मिट्टी। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी को हम कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और ये याद रखिएगा ये भारत के लगभग 40% जो क्षेत्रफल पर है ये मिट्टी फैली हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछता है जैसे आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम वगैरह दीजिएगा तो उसमें भी आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे क्योंकि वो थोड़ा डीपली जाते हैं।
उसमें ये बोलेंगे कि भारत के जो क्षेत्रफल में लगभग कितने परसेंट पे ये फैली हुई है, तो याद रखिएगा 40%। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलूँ कि नोट में जरूर बनाएगा, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन देख करके और ऑप्शन को देखना वो बड़ी बात नहीं होती। आप उसके साथ क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए और उसके कुछ फैक्ट्स को जानिए, यही आपको जो है वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्लियर आउट करेगा। तो मेरी बस यही कोशिश रहती है कि आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा चीजों को क्लियर आउट कर सको। तो ये याद रखिएगा कि भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल पर ये मिट्टी फैली हुई है। अब दूसरा ये रखिएगा कि सबसे उपजाऊ मिट्टी जो हमारी होती है वो जलोढ़ मिट्टी ही होती है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि इनमें से किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदयात्री या त्रयी कहा जाता है। ठीक है, तो बताइए कि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वेद त्रय या त्रयी जो कहा जाता है तीन वेदों को संयुक्त रूप से, वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद। ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद। ऑप्शन सी अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद। या ऑप्शन डी ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप इस तरीके से उसके फर्स्ट लेटर से याद रखिएगा। जैसे कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है उसको वेद त्रय या त्रय कहा जाता है। ठीक है, और ये यूपीएससी के आई थिंक मुझे याद है कि ये इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखिएगा, पहले डी से स्टार्ट होगा, फिर य से और फिर स से। इस तरीके से आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, इसका सॉल्व इसी तरीके से आप याद रखिएगा, नहीं तो ऐसे याद रखिएगा तब कंफ्यूज हो जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की जो है किस संधि के साथ जो है खत्म हुआ था। यानी कि द्वितीय आंग्ल जो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ वो किस संधि के साथ समाप्त हुआ। तो ऑप्शन ए मंगलोर की संधि। ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम की संधि। ऑप्शन सी मैसूर की संधि। या ऑप्शन डी मद्रास की संधि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की जो संधि समाप्त हुई थी वो मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुई थी। और ये इम्पोर्टेंट, इनफैक्ट सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा मंगलोर की संधि के साथ जो है ये समाप्त हुई थी। और अगर गैस आपसे पूछे कि ये जो संधि हुई थी ये कब हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा 1784 में जो है वो हमारा मंगलवार की संधि हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि डेट भी पूछता है। ध्यान रखिएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की जो संधि जिस संधि के साथ समाप्त हुई वो मंगलोर की संधि थी, और समाप्त कब हुई? 1784 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से खोपड़ी यानी स्कल जो है फिर कितनी हड्डियां होती हैं। तो ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 39 या ऑप्शन डी 19। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 29। ठीक है, तो खोपड़ी यानी खोपड़ी में जो कुल हड्डी होती है वो 29 होती है, और अगर कपाल की बात करें तो कपाल में सीधा 9 होती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कपाल का भी पूछता है। कपाल में जो है वो हमारा 9 होता है, और खोपड़ी में जो है वो हमारा 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, और क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो किस भारतीय राज्य में स्थित है। यानी कि इसमें आपसे ये पूछा है कि बड़ी खारे पानी की जो झील है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी राजस्थान। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। या ऑप्शन डी ओडिशा। अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान में। या और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर आपसे पूछे तो ये याद रखिएगा बुलर झील, और जम्मू कश्मीर में है। और ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि उकाई परियोजना इनमें से किस राज्य में स्थित है तथा किस नदी पर स्थित है। तो आपसे यहाँ पे दोनों चीज पूछ रहा है कि जो उकाई परियोजना है हमारा वो किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर स्थित है। तो ये जो परियोजना वगैरह से जो प्रश्न होते हैं वो नदी और राज्य ये दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इसमें से राज्य भी पूछ सकता है, नदी भी पूछ सकता है, या दोनों साथ में वो पूछ सकता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर, या ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में तापी नदी पर, या ऑप्शन सी गुजरात में तापी नदी पर, या ऑप्शन डी गुजरात में नर्मदा नदी पर। तो यार इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गुजरात में जो है तापी नदी पर हमारा उकाई परियोजना स्थित है, ठीक है। ये याद रखिएगा, गुजरात की तापी नदी पर, यानी कि जो उकाई परियोजना है वो हमारा गुजरात में स्थित है और नदी तापी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, और क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि मानव शरीर में वो कौन सा ऊतक है जो वसा यानी फैट को संग्रहित करता है। तो ऑप्शन ए पेशीय ऊतक, ऑप्शन बी वसीय ऊतक, ऑप्शन सी अवकाशीय ऊतक, या ऑप्शन डी उपकला ऊतक। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मानव शरीर में जो ऊतक होता है जो वसा को संग्रहित करता है वो हमारा होता है वसीय ऊतक, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, और क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से झील के अध्ययन को इनमें से क्या कहा जाता है, यानी कि झील के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लिम्नोलॉजी, ऑप्शन बी हाइड्रोलॉजी, ऑप्शन सी पोटोमोलॉजी, ऑप्शन डी टोपोलॉजी। बताइए कि जो झील का अध्ययन उसे हम क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, पोटोमोलॉजी या टोपोलॉजी। याद रखिएगा, जो झील का अध्ययन होता है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लिम्नोलॉजी। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न ऐसे रहते हैं कि झील के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ऐसे आपके प्रश्न जो है वो उसमें से एक प्रश्न रहता ही है, तो याद रखिएगा। तो झील का जो अध्ययन होता है उसे हम लिम्नोलॉजी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, और क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि औरंगाबाद हवाई अड्डा जो है इनमें से किस स्थान पर स्थित है। तो बताइए औरंगाबाद जो हवाई अड्डा है वो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी असम, या ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी पंजाब। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। औरंगाबाद जो हवाई अड्डा है वो हमारा महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, और क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाखड़ा नांगल परियोजना जो है इनमें से किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए कावेरी नदी पर, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी पर, ऑप्शन सी गंगा नदी पर, या ऑप्शन डी सतलज नदी पर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है। और गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम में आपको जो है ये प्रश्न देखने को मिला होगा कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा, ये जो जिस नदी पर स्थित है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट आंसर। ये जो है हमारा सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है। और इसमें से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना से जो राज्य लाभ उठाते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं। तो ये भी याद रख लीजिएगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पहला है इससे टोटल 4 राज्य हैं, ठीक है। तो जो लाभ उठाते हैं यानी कि प्रॉफिट जो उठाते हैं वो टोटल 4 है, जिसमें से आप ध्यान रखिएगा। पहला है आपका राजस्थान, दूसरा है पंजाब, और तीसरा है हरियाणा, चौथा हिमाचल प्रदेश। यानी कि पहला है आपका पंजाब, दूसरा है आपका राजस्थान, तीसरा है आपका हरियाणा, और चौथा है आपका हिमाचल प्रदेश। तो ये चारों जो राज्य हैं ये लाभ उठाते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न भी है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, और क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है इनमें से किस राज्य में स्थित है। यानी कि जो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है वो किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। तो याद रखिएगा गाइस कि जो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है ये आपके एसएससी सीएचएसएल के 2022 का क्वेश्चन है। तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान। गाइस मैं पक्षी अभ्यारण्य हो या कोई से हो, आपको अगर ऐसा प्रश्न चाहिए या फिर आपको एमसीक्यू चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं जरूर आप लोगों को ये लेकर आऊंगी। तो अगर आपको किसी से भी संबंधित प्रश्न चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं आपको एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या फिर रेलवे का हो, अगर आपको चाहिए तो वो मैं जरूर लेकर आऊंगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
एंड प्लीज इस वीडियो का जो टारगेट 100 लाइक्स है इसको जरूर कंप्लीट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है और क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान जो है इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो गाइस राष्ट्रीय उद्यान से मैं बहुत अच्छा जो वीडियो है वो मैं बनाया हूँ, तो आप मुझे वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे प्रोफाइल में जाकर, आपको राष्ट्रीय उद्यान से मिलेगा। इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको हर चीज को क्लियर क्यों एक भी राज्य का आपका छूनी नहीं हो, अगर आप वहां से जाके देख सकते हो। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो नाम रखा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश है। एंड होपफुली गाइस आप लोगों को ये सेक्शन पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।